हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लर्निंग ऑनलाइन में रोहित आपके साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, इसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भरा जाता है, लेटेस्ट वाला। तो अभी तक अगर आपका कोई भी सरकारी बैंक में अकाउंट नहीं है तो पंजाब नेशनल बैंक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सरकारी बैंक है और बहुत ही कम अमाउंट में, मतलब सिर्फ 1000 में बड़ी आसानी से आप एक बचत खाता खुलवा सकते हैं। प्राइवेट बैंक वाले 10-10 हज़ार तक चार्ज करते हैं सेविंग बैंक का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1000 रुपए में आप एक सरकारी बैंक में यहाँ पे अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि अकाउंट कैसे खुलवाना है। देखिए, इसके दो तरीके, एक ऑनलाइन तरीका है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो आपको चैनल पे जाके मिल जाएगा। ऑफलाइन तरीका क्या है, जिसमें आपको ये फॉर्म है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस फॉर्म को आपको फिल करना होता है। फिल करने के बाद जो भी आपके घर के पास पंजाब नेशनल बैंक की सबसे नजदीकी ब्रांच है, वहां पे इस फॉर्म को आपको सबमिट कर देना होता है। अब देखिए, फॉर्म तो कैसे भरना है वो इस वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? देखिए, आज के डेट में दो डॉक्यूमेंट बहुत ही कंपलसरी हो गए हैं अगर आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है। पहला डॉक्यूमेंट है आपका पैन कार्ड, ठीक है, जो कंपलसरी है, और दूसरा है आपका आधार कार्ड, ठीक है। तो अगर आप पंजाब नेशनल बैंक या कोई भी सरकारी बैंक में अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो सबसे पहले कोशिश करिएगा कि आप पैन कार्ड बनवा लें, आधार कार्ड बनवा लें। ये दो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं या अगर आप बनवा लेते हैं तो बड़ी आसानी से आंख बंद करके आपका अकाउंट किसी भी बैंक में बड़ी आसानी से खुल जाएगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट हुए और इस तरह से आप अकाउंट यहाँ पे खुलवाएंगे। तो चलिए फाइनली सीखते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है, ताकि आप, अगर आपका अभी तक अकाउंट नहीं है तो आप पीएनबी में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब सब्सक्राइब करिए लर्निंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। तो यहाँ पे हमने इस फॉर्म को खोल दिया, तो सबसे टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं लिखा डेट। तो जिस दिन इस फॉर्म को आप सबमिट करेंगे भरने के बाद, तो उस दिन की डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद तो फॉर्म को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा फॉर ऑफिस यूज, यानी कि जो ऑफिस वाले होते हैं बैंक के, वो इस पार्ट को भरेंगे। तो ये वाला पार्ट आपको नहीं भरना, ये पूरा पार्ट यहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक लाइन है ये पार्ट आपको नहीं भरना। जितने भी बैंक ऑफिशियल वाले यानी कि पीएनबी वाले वो इस पार्ट को भरेंगे, ये पार्ट आपको बिल्कुल नहीं भरना है। फॉर्म को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ से असल फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जो आपको भर के पीएनबी की शाखा में जहाँ से इस फॉर्म को आप लाते हैं या अगर ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं तो आपको इस फॉर्म को सबमिट करना होगा। तो कैसे भरेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है डेट टॉप राइट कॉर्नर पे। तो जिस दिन इस फॉर्म को आप सबमिट करेंगे उस दिन की डेट आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक्स दे रखे हैं, इन ब्लॉक्स में आप डेट यहाँ पे डाल देना, ठीक है। पहले डेट डालना, फिर मंथ डालना, फिर यहाँ पे ईयर डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया कॉलम पर्सनल डिटेल का, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है नेम और यहाँ पे लिखा है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब ये होता है कि टाइटल जो आप अपने नाम से पहले यूज़ करते हैं, जैसे कि मिस्टर हो गया, मिस्टर ने एमआर यूज़ किया, मिस के लिए एमएस यूज़ किया, ठीक है, मिसेस के लिए एमआरएस यूज़ किया। तो जो भी आपका टाइटल है वो आप यहाँ पे डाल देना। जैसे कि मिस्टर है तो एमआर आपको डाल देना, ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम आप यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे आपको ब्लॉक्स दे रखे हैं, इन ब्लॉक्स में आप फर्स्ट नेम डाल देना। मिडिल नेम के नीचे आप मिडिल डाल देना। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप मिडिल नेम छोड़ देना। लास्ट में जो भी आपका सरनेम है या जिसे हम लास्ट नेम कहते हैं, वो आप लास्ट नेम के नीचे ब्लॉक्स में अपना डाल देना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में इस ब्लॉक्स में आप भर देना। जेंडर में मेल फीमेल, ठीक है, जो भी आपका जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना। मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो मैरिड पे टिक कर देना, अगर सिंगल है तो आप सिंगल पे यहाँ पे टिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ, तो यहाँ पे फादर, मदर या आपका जो पार्टनर है यानी कि हस्बैंड या वाइफ है, ठीक है, उन तीनों में से किसी एक का डिटेल आपको डालना होगा। अगर आप पैन कार्ड सबमिट नहीं कर रहे तो फादर का नेम यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर्म भरने से स्टार्टिंग में मैंने कह दिया था कि पैन कार्ड सबमिट करना आज के डेट में कंपलसरी हो गया है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास पैन कार्ड हो गई तो किसी एक का नाम आप यहाँ पे नीचे फिल कर सकते हैं। जिसका भी नाम आप फिल करना चाहते हैं उस पर आपको टिक लगाना होगा। अगर आपको फादर का नाम नीचे फिल करना है तो फादर में टिक कर देना, नहीं तो मदर में कर देना। अगर आप मैरिड हैं तो आप अगर अपने पार्टनर का नाम डालना चाहते हैं तो स्पाउस में आपको टिक करके उसी की डिटेल आपको नीचे डाल देनी है। कैसे डालनी? जैसे कि मान लीजिए अगर आप फादर का नाम डालना चाहते हैं तो फादर में आपने टिक लगाया, यहाँ पे फादर का टाइटल डाल दिया, जैसे एमआर आपने डाल दिया स्टार्टिंग के 2 ब्लॉक्स में। उसके बाद फादर का फर्स्ट नेम, फिर एक ब्लॉक छोड़ के मिडिल नेम, फिर तीसरा एक ब्लॉक छोड़ के आपको जो सरनेम होता है जिसे हम लास्ट नेम कहते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद नेशनैलिटी में आपको यहाँ पे इंडियन पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है, आपको 10 ब्लॉक्स दे रखे हैं, ठीक है। हर ब्लॉक्स में एक नंबर डाल के जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है।
इसके बाद आता है ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी वो आप यहाँ पे डाल देना। बहुत कमाल की चीज़ है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं आपके पास मैसेज आता है, साथ ही साथ आपके पास मेल भी आना शुरू होता है, ठीक है। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी वो आप यहाँ पे डाल देना। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, तो जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे मेंशन किया, इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो इस कॉलम को आपको यहाँ पे कर देना है स्किप। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पुट करनी होगी। तो सबसे पहले आईडी टाइप में आपको एक ऐसे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा जो आपका आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों का यहाँ पे प्रूफ का काम करे, ठीक है। तो यहाँ पे 4-5 डॉक्यूमेंट जैसे कि पढ़े, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट आपका आइडेंटिटी का भी काम करता है, आपका एड्रेस प्रूफ का भी काम करता है, वोटर आईडी आपका दोनों एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ दोनों का काम करता है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मनरेगा है, आपका आधार नंबर है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे ये दोनों का काम करते हैं, यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ का भी काम करते हैं और आपका एड्रेस प्रूफ का भी यहाँ पे काम करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लेते हैं, अगर आप आधार सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पे आधार पे टिक लगा देना। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर में जो भी आधार कार्ड का जो 12 डिजिट का नंबर होता है वो आप यहाँ पे डाल देना। इशूड बाय, आधार को जो ऑर्गेनाइजेशन इशू करता है उसका आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। तो आधार कार्ड को UIDAI इशू करता है तो वो आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। हर जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, उनको कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन इशू करता है। ये आप गूगल में सर्च कर लेना और यहाँ पे इशूड बाय में उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। उसके बाद इशू डेट में जिस दिन आपको इशू हुआ है आधार कार्ड वो आप यहाँ पे डाल देना। ये आधार कार्ड जब आपके पास आता है रजिस्टर्ड पोस्ट से आपके घर में तो उसमें लिखा होता है कि कौन सी डेट को इशू हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है एक्सपायरी डेट, ठीक है। आधार कार्ड की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ये केस जो होता है ये पासपोर्ट के केस पे लागू होता है, क्योंकि जो पासपोर्ट होते हैं उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है जिसके बाद आपको उसे दोबारा रिन्यू कराना होता है। तो पासपोर्ट के अलावा अगर आपने कोई दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो आपको ये जो कॉलम है एक्सपायरी डेट वाला, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो कहता है एड्रेस डिटेल। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एज पर प्रूफ ऑफ एड्रेस सबमिटेड एट टू अबव, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया था जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों का काम करेगा, तो जो एड्रेस उस आईडी प्रूफ में मेंशन हुआ था वही एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है, चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि जो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किया था जिसमें एड्रेस आपका लिखा था वो एड्रेस किस टाइप का है, घर का है, बिजनेस का है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, घर का है तो रेसिडेंटल पे, बिजनेस का है तो बिजनेस टिक लगा देना। अगर आपका कोई ऑफिस है तो रजिस्टर्ड ऑफिस में आप यहाँ पे टिक लगा देना। उसके बाद पूछ रहा है एड्रेस, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसमें जो भी एड्रेस लिखा हुआ है वही एड्रेस को आपको यहाँ पे तीसरे नंबर के कॉलम में आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। तो 2 कॉलम आपको मिलने हैं, ठीक है, लंबे चौड़े, तो इसमें आप अपना एड्रेस लिख देना, ठीक है। यहाँ पे हाउस नंबर के साथ पूरा एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद सिटी विलेज, जो भी आपका सिटी है या विलेज है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। डिस्ट्रिक्ट जिसे हम हिंदी में जिला कहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। स्टेट डाल देना, जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ पे भर देना। पिन कोड, जो भी आपका एड्रेस आप मेंशन कर रहे हैं, उसके बाद पिन कोड मांग रहा है तो जो भी आपने यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर रखा है उसका जो भी पिन कोड है आपकी एरिया का वो आप यहाँ पे डाल देना। कंट्री में यहाँ पे इंडिया आप यहाँ पे डाल देना। उसके बाद ये पूछ रहा है जो भी एड्रेस आपने यहाँ पे मेंशन कर रखा है क्या आपका ये करंट एड्रेस है, यानी कि इसी एड्रेस में आप रहते हैं, तो आप यहाँ पे येस पे टिक लगा देना, नहीं तो आप यहाँ पे नो पे टिक लगा देना। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है इफ सेलेक्टेड नो देन प्लीज प्रोवाइड करंट एड्रेस एट कॉलम नंबर 4। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए जो एड्रेस आपने यहाँ पे फिल किया है ये अगर आपका करंट एड्रेस नहीं है, यानी कि यहाँ पे अगर आपने नो पे टिक लगा रखा है तो जो भी आपका मौजूदा में करंट एड्रेस है जहाँ पे आप करंट में रह रहे हैं उस एड्रेस को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। लेकिन अगर आपका जो भी एड्रेस आपने ऊपर डाल रखा है यही अगर आपका करंट एड्रेस है तो इस कॉलम को आप छोड़ भी सकते हैं, या जो भी आपने यहाँ पे डिटेल भरा है उस डिटेल को आप जैसे मैंने ऊपर बता रखा था इसी डिटेल को आप यहाँ भी कॉपी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर इसको आप छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपका लोकल एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉलम नंबर 5 ये पूछ रहा है कि जो आपने कॉलम नंबर 2 में, ठीक है, ये कॉलम नंबर 2 पे आपने एक ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट किया था जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों का काम करे, तो जो उस आइडेंटिटी में एड्रेस लिखा था वो एड्रेस अगर आपका लोकल एड्रेस नहीं है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट को
एड्रेस प्रूफ के तौर पे यहाँ पे अटैच करना होगा। और जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अटैच कर रहे हैं उसमें लोकल एड्रेस लिखा होना चाहिए जहाँ पे आप मौजूदा में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पे आप यूटिलिटी बिल सेलेक्ट कर सकते हैं, PPO नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप यहाँ पे प्रॉपर्टी का जैसे घर का जो कागजात होते हैं उसमें अगर आपका लोकल एड्रेस लिखा है वो आप डाल सकते हैं, या म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या जो आपका आधार के साथ जो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, ठीक है, जो रिसिप्ट होती है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट डाल देनी होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉलम आपको तभी भरना है जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था कॉलम नंबर 2 में, अगर उसमें लोकल एड्रेस आपका नहीं लिखा है। अगर आप उसमें लोकल एड्रेस लिखा है तो ये कॉलम आपको जो कॉलम नंबर 5 है ये आपको नहीं भरना है। उसके बाद कॉलम नंबर 6 में टैक्स प्रूफ मांग रहा है, तो यहाँ पे जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देना। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे फॉर्म 60 आपको भरना होता है, लेकिन जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आज की डेट में पैन कार्ड कंपलसरी हो गया। अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको येस पे टिक लगाना है जो ये कहता है कि आप इंडिया में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी इनकम और प्रोफेशन के बारे में आपको डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है ऑक्यूपेशन टाइप, तो किस टाइप का ऑक्यूपेशन है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, नॉट वर्किंग, जो भी आपका यहाँ पे ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, किस टाइप का बिजनेस है, ट्रेडर है, रियल एस्टेट, ज्वेलर, सर्विस प्रोवाइडर, एग्रीकल्चर, स्टॉक ब्रोकर, जो भी आपका बिजनेस, अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन में अगर लागू नहीं होता तो आप यहाँ पे अदर्स पे टिक लगा के यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि किस टाइप का आपका यहाँ पे बिजनेस है। उसके बाद एनुअल इनकम पूछा है, जितनी भी आपकी सालाना इनकम है वो आप यहाँ पे डाल देना। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा है ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो अगर आप जॉब करते हैं, जहाँ भी जॉब करते हैं उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद डेजिग्नेशन प्रोफेशन, ठीक है, जो भी आपकी डेजिग्नेशन यानी कि जो पोस्ट है वो आप यहाँ पे डाल देना। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है प्लीज टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स, तो अगर आप पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है तो आप इसमें टिक लगा देना। अगर रिलेटेड टू पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन तो इस पर टिक लगा देना। अगर दोनों लागू नहीं होता तो सिंपली आपको यहाँ पे नन पे टिक लगा देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम आता है वो आता है अदर डिटेल, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल डिटेल डालनी है। सबसे पहले रिलीजन, किस टाइप की रिलीजन है आपकी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जो भी आपके रिलीजन है वो आप डाल देना। अगर इस ऑप्शन में नहीं है तो आप यहाँ पे अदर्स में टिक लगा के स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आता है वो आता है नंबर ऑफ डिपेंडेंट, यानी कि जो भी आपकी परिवार है उसमें कितने लोग आपकी इनकम में डिपेंडेंट है, तो वो संख्या आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद ये पूछा है इलिटरेट, यानी कि क्या आप अनपढ़ हैं, तो आप यहाँ तो यस लगा सकते हैं। अगर नहीं है अनपढ़ तो आप यहाँ पे नो पे टिक लगा देना। उसके बाद ये पूछ रहा है आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो आपके बॉडी में कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क को आपको मेंशन करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पूरे बॉडी में कहीं पे जैसे मोल है, तिल है, तो या कहीं पे कोई चोट का निशान है तो वो आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क में यहाँ पे फिल कर लेना। उसके बाद ये पूछा है रेसिडेंटल स्टेटस, तो अगर आपका खुद का घर है जिसमें आप रहते हैं इंडिया के अंदर तो आप रेसिडेंटल इंडिविजुअल पे यहाँ पे टिक लगा देना, ठीक है। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो आप नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल पे आप यहाँ पे टिक लगा देना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये पूछ रहा है कस्टमर टाइप स्टेटस, यानी कि किस टाइप के कस्टमर है, ठीक है, सीनियर सिटीजन है, 60 प्लस है, बैंक के स्टाफ मेंबर है, पीएफ नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आप बैंक के स्टाफ मेंबर हैं। 18 साल से कम की अगर आपकी एज है तो आप माइनर पर टिक लगा सकते हैं। अगर आप एडल्ट है यानी कि 18 प्लस है तो आप जनरल पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कस्टमर टाइप में फिल कर लेना। उसके बाद ये पूछा है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो अगर आपकी बॉडी में कोई तरह की डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, यस कर सकते हैं। किस टाइप की डिसेबिलिटी, अगर आपको देखने से जुड़ी प्रॉब्लम है तो आप यस कर देना। अगर देखने के अलावा कोई और तरह की डिसेबिलिटी है तो आप दूसरे वाले कॉलम पे यहाँ पे टिक लगा देना। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो पूछ रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप टिक लगा सकते हो। बिलो 10th है तो आप बिलो एसएससी कर सकते हो, 10th हुआ, 12th हुआ, ग्रेजुएट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे टिक लगा देना। उसके बाद कॉलम नंबर 9 पे यहाँ पे डिक्लेरेशन आ रहा है, तो इस डिक्लेरेशन को आपको रीड करना है और यहाँ पे आपको यस पे टिक लगाना है अगर आपके पास आधार कार्ड है, ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड सीडिंग होता है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है जिसमें गैस सब्सिडी होता है या और भी जिसमें आपके अकाउंट में डायरेक्टली सरकार पैसे भेजती है, तो इसमें आपको अपने अकाउंट से आधार को यहाँ पे सीड करना होगा। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे यस पे टिक लगाना है। यहाँ पे आपको एक रीसेंट आसपास की एक कलर
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पे चिपका देनी है। ठीक है, स्टेपल आपको नहीं करना है, ध्यान रखना कि आपको बस यहाँ पे फोटो चिपकानी है। यहाँ पे आपको एक ब्लैक डॉट पेन से आपको यहाँ पे साइन करना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना साइन आपको वो वाला करना है, ठीक है, जो आप बैंक के रिकॉर्ड्स में दे रहे हैं, और फॉरएवर जब तक आपका अकाउंट चलेगा तब तक आपको यही साइन करना होगा। जब भी आप बैंक का कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो साइन अच्छे से प्रैक्टिस करके सोच समझ के आपको करना होगा, और जो भी साइन आप यहाँ पे करेंगे वो आगे के जो पेज है वहाँ भी आपको यही साइन करना होगा, और बैंक के पूरे रिकॉर्ड्स में आपका यही वाला साइन यहाँ पे सेव होगा। और इस साइन को फिर से कह रहा हूँ, ब्लैक डॉट पेन से ही आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस में सिटी का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, और डेट जिस दिन इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं उस दिन की डेट आप यहाँ पे भर देना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल पार्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका सेविंग बैंक जो आप अकाउंट खोलेंगे उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो सबसे पहले अगर सिंगल अकाउंट है तो आपको यहाँ पे आई पे टिक लगाना है, अगर आप जॉइंट खाता खुलवाना चाहते हैं तो वी पे टिक लगाना है। तो चलिए मान लेते हैं अगर आप सिंगल अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको यहाँ पे आई पे टिक लगाना होगा। उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट में आपको सेविंग बैंक अकाउंट पे यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट, यानी कि एक साल में आपके अकाउंट में कितना लगभग पैसा जमा हो सकता है। तो जो भी आपको लगता है कि हाँ भाई एक साल के लास्ट में अकाउंट में 50,000 तक होगा, 1 लाख तक होगा, जितना भी अमाउंट आपको लगता है कि आपके अकाउंट में एक साल के एंड में जमा होगा वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल देना। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें आती हैं वो आती सर्विसेज या फैसिलिटी जो आपको बैंक से मिलती है, जिससे आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, जिसे हम बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आता है एटीएम कम डेबिट कार्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इससे आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना, कुछ यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो अगर सिंगल अकाउंट है तो आपको यहाँ पे येस पे टिक लगा देना है, और जो नाम आप चाहते हैं कि आपके डेबिट कार्ड में प्रिंट हो, ठीक है, एटीएम कार्ड में जो नाम आप चाहते हो प्रिंट हो, उस नाम को एग्जैक्टली आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, ठीक है, जो भी नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे इन कॉलम के अंदर, ठीक है, वही नाम आपके एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड में यहाँ पे प्रिंट होगा। अगर आप जॉइंट खाता खुलवाते हैं तो दूसरा एप्लीकेंट भी यहाँ पे येस कर सकता है। ठीक है, वो भी नाम अपना यहाँ पे पूरा डाल सकता है, या 3 एप्लीकेंट अगर इसी अकाउंट को शेयर करते हैं तो तीसरा भी आप यहाँ पे येस पे टिक लगा सकता है, और वहाँ तीसरा एप्लीकेंट भी यहाँ पे अपना पूरा नाम डाल देगा, और जो भी नाम यहाँ पे आप डालोगे वही नाम आपके डेबिट कार्ड या आपका एटीएम कार्ड में प्रिंट होगा। उसके बाद नीचे भी कुछ और फैसिलिटीज है, ये भी आप ले सकते हो, जैसे चेक बुक आपको लेनी चाहिए, आपको इंटरनेट बैंकिंग लेना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप एक बड़ी अमाउंट को एनईएफटी और आरटीजीएस के अंतर्गत यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन में आपको यहाँ पे टिक लगाना होगा। एसएमएस अलर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं आपके पास मैसेज आता है तो एसएमएस अलर्ट्स वाली जो सर्विस है इसको आपको यहाँ पे इनेबल करना होगा, टिक लगा देना होगा। फोन बैंकिंग उतनी नहीं है, अगर आप लेना चाहे तो आप ले सकते हो। मोबाइल बैंकिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हो। ठीक है, टिक लगा देना, नहीं तो आप इसे छोड़ देना। उसके बाद ई स्टेटमेंट आप जरूर लेना, ठीक है, यस कर देना, और पासबुक में भी आप यहाँ पे यस कर देना। तो ये कुछ इस तरह से आपको ये कॉलम भरना है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये कॉलम कैसे भरा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नॉमिनेशन वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट होता है बहुत से लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो पार्ट होता है बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है सेविंग बैंक अकाउंट फॉर्म का। तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं DA1। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको अपने परिवार से किसी एक इंसान को इसी अकाउंट में नॉमिनेट करना होता है, ताकि खुदा न खास्ता अगर आपकी डेथ हो जाती तो जो भी आपका पैसा इस अकाउंट में बचा होगा वो उस नॉमिनी को वापस कर देगा बैंक। ठीक है, तो इस पार्ट को बहुत से कस्टमर छोड़ देते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। इस पार्ट को आपको जरूर यहाँ पे फिल करना चाहिए। तो कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको यस जो आप देख रहे हैं इस यस वाले ऑप्शन में आपको टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा यहाँ पे टिक लगा देना है। ठीक है, और आई पे टिक लगा देना है अगर सिंगल अकाउंट है। अगर ज्वाइंट खाता है तो आप वी पे यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपको यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने से क्या होगा, जो भी आपका जिसको भी आप नॉमिनी बनाएंगे अपने परिवार में उसका नाम पासबुक में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सिंगल अकाउंट है तो आप आई पे टिक लगाना, ज्वाइंट खाता है तो आप वी पे टिक लगाना। मुझे उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको नॉमिनी का डिटेल डालना है जिसको आप परिवार में नॉमिनी बनाना चाहते हैं आपके अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे नेम लिखा है, तो जिसको भी आप अपने परिवार में नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका पूरा नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको एक लाइन में यहाँ पे पूरा डाल देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी का जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देना। डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी इन केस ऑफ माइनर, आप अगर अपने परिवार में किसी ऐसे इंसान को नॉमिनी बना रहे हैं जिसकी एज 18 साल से कम है तो उस कंडीशन में उस माइनर नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाल देना। उसके बाद ये पूछा है रिलेशनशिप विद द कस्टमर, कस्टमर कौन है, आप जो फॉर्म फिल करें तो आप नॉमिनी के क्या हैं, बेटे हैं, बहू हैं, बेटी हैं, तो जो भी आपका रिलेशन है
किसके साथ, नॉमिनी के साथ, वो रिलेशन आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नॉमिनी की जो भी एज है आपको यहाँ पे डाल देनी है। अगर आप अपने परिवार में किसी ऐसे इंसान को नॉमिनी बना रहे हैं जिसकी एज 18 साल से कम है, तो उस कंडीशन में आपको एक गार्जियन को अपॉइंट करना होगा जो उस माइनर नॉमिनी के बिहाफ में पैसे एक्सेप्ट कर सकता है या पैसे बैंक से रिसीव कर सकता है इन केस अगर उस माइनर नॉमिनी की यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो जो भी गार्जियन को आप अपॉइंट करेंगे उस माइनर नॉमिनी के बिहाफ में उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले उस माइनर नॉमिनी का जो भी गार्जियन है उसका यहाँ पे आपको टाइटल चूज करना होगा, जैसे कि श्री हो गया, श्रीमती हो गया, कुमारी हो गया। उसके बाद टाइटल चूज करने के बाद उसका पूरा नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, उसकी यहाँ पे एज डाल देनी है। उसके बाद जो भी वो गार्जियन होगा जो माइनर नॉमिनी को रिप्रेजेंट करेगा उसका पूरा एड्रेस आपको इस कॉलम में यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे कह रहा है सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट विटनेस और सिग्नेचर ऑफ सेकंड विटनेस। तो ये वाला पार्ट आपको तब फिल करना होता है जब आपने सिग्नेचर नहीं किया बल्कि अंगूठा लगा रखा है, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, दो इंसान से, ठीक है, कोई दो कस्टमर से जो बैंक के कस्टमर हो यानी कि पंजाब नेशनल के जिनका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है उनसे आप इसे अटेस्ट करा सकते हैं। तो उनका यहाँ पे नाम डलवा लेना, जिस भी कस्टमर का यहाँ पे अकाउंट है उनका नाम डलवा लेना, उनका सिग्नेचर करवा लेना और उनका एड्रेस करवा लेना, ठीक है। तो पहला कस्टमर हो गया और जो दूसरा कस्टमर होगा उसका भी नाम, सिग्नेचर और यहाँ पे एड्रेस डलवा लेना, ठीक है। तो लेकिन ये आपको तब भरना है जब आप अंगूठा लगाएं, साइन नहीं किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट डाल देना, ठीक है, जिस दिन फॉर्म को आप सबमिट कर रहे हैं, और प्लेस में सिटी का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे का जो पार्ट है ये आपको फिल नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपने डिटेल ऊपर फिल की इसके बेसिस में ये आपको रिसिप्ट के तौर में बैंक वाले वापस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन लिखे, तो इन सारे टर्म्स एंड कंडीशन को आपको स्टडी करना है। इसमें सारी डिटेल आपको दे रखी कि क्या क्या आपको मिलेगा, ठीक है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या गाइडलाइंस है, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन को आपको जरूर पढ़ना है। फिर उसके बाद जो भी आप फॉर्म यहाँ पे भर रहे हैं उसका पार्ट 2 अब यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर से जुड़े डिटेल आपको यहाँ पे फिल करने। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा था ब्रांच हेड पंजाब नेशनल बैंक, तो ये कॉलम आपको छोड़ देना है, ये भी कॉलम छोड़ देना है। यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है जिस दिन इस फॉर्म को आप सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है आई, अगर सिंगल अकाउंट है आपको आई पे टिक लगाना है, अगर जॉइंट खाता है तो आप वी पे टिक लगा सकते हैं। उसके बाद सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे आपको सेविंग लिख देना है, नहीं तो अगर आप करंट अकाउंट खुलवा रहे हो तो आप यहाँ पे करंट लिख देना। उसके बाद अगर सिंगल का अकाउंट है तो यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट नेम में आप अपना पूरा नाम डाल देना, और ये आपको वही नाम डालना है जो अभी तक आप डालते हुए आए हैं इस फॉर्म में, ठीक है। जॉइंट खाता है तो दूसरा एप्लीकेंट अपना नाम यहाँ पे डाल सकता है बीच में, और तीसरा एप्लीकेंट जो तीसरा वाला कॉलम है वहाँ पे अपना पूरा नाम यहाँ पे डाल सकता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मोड ऑफ ऑपरेशन, तो ये अकाउंट अगर आप अपने लिए खोल लें तो आपको यहाँ पे सेल्फ में टिक लगाना है, अगर जॉइंट खाता है तो आप यहाँ पे जॉइंटली ऑपरेटेड में यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पहला एप्लीकेंट है यानी कि जो मेन एप्लीकेंट है उसको यहाँ पे एक अपनी कलर फोटोग्राफ यहाँ पे चिपकानी है, और फोटोग्राफ वही होगी जो आपने अभी पिछले पेज में यहाँ पे चिपका रखी थी। तो यहाँ पे एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो चिपका लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, दोनों कॉलम में यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। ब्लैक डॉट पेन से आपको करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, और जो सिग्नेचर आपने पिछले पेज में किया था वही सिग्नेचर आपको यहाँ भी करना है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे फोटो चिपकानी है और दोनों कॉलम में ब्लैक डॉट पेन से आपको सिग्नेचर कर देना है। अगर जॉइंट खाता है तो दूसरा एप्लीकेंट और तीसरा एप्लीकेंट को भी यही चीज करनी है। यहाँ पे फोटो कलर फोटोग्राफ लेटेस्ट चिपका लेनी है और इस कॉलम में और इस कॉलम में सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। इसके बाद नीचे का डिटेल आपको फिल नहीं करना है, ये जो डिटेल है जितने भी बैंक ऑफिशियल वाले हैं वो इस डिटेल को फिल कर देंगे। तो ये जो फॉर्म है ये पूरी तरह से फिल हो चुका है। बस आपको एक चीज और करनी है, इस फॉर्म में आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी एक एक लगा देनी है, और जो भी आपके घर से सबसे नजदीक पंजाब नेशनल बैंक है वहां पे जाके इस फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। और जब आप इस फॉर्म को लेके जाएंगे तो ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करें यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड वो आप ओरिजिनल भी ले जाना क्योंकि वेरीफाई होता है, और आपको फॉर्म एक्सेप्ट कर दिया जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर आपका पीएनबी में अकाउंट खुल जाएगा। 1000 में बड़ी आसानी से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, और 1 हफ्ते के अंदर जितने भी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि पासबुक हुई, एटीएम कार्ड हुआ, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग किट हुई, वो आपको 1 हफ्ते के अंदर इशू बैंक कर देगा। तो इस तरह से आप पंजाब नेशनल बैंक में एक सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो फाइनली ये कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।